अस्सलाम एवरीवन। अच्छा एजाज, मैं 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज टाइमिंग आप लोगों की थोड़ी सी आगे हो गई है। आई हैव टू लीव बिफोर 2 o'clock फॉर अ जूम कॉल, तो मैं करके फिर मिफ्ता असद मुजम्मिल के हवाले कर दूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बिफोर आई बिगिन मिफ्ता का जो कमेंट था, एंड आई एम नॉट एंड मिफ्ता आई वांट टू हाईलाइट दिस बिकॉज आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हमने सोलर पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की है अपनी। सोलर पॉलिसी में नॉट बिकॉज मैं गवर्नमेंट में हूँ, आई हैव बीन अगेंस्ट दिस थिंग कि हम एलीट या कुछ लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमारे ग्रिड को यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज। व्हाट इज़ हैपनिंग इज एंड व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, सोलर आज से 5-7 साल पहले बहुत महंगा था, आज बहुत सस्ता है। और हम लोगों ने अपने घरों में सोलर जो लगाया है वो हमने 2 या 3 गुना लगा लिया है। दिन में हम प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं और उसको हम ग्रिड को यूज़ करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट फॉर स्टोरेज, और रात को उन यूनिट्स को हम सेटल कर रहे थे अगेंस्ट द यूनिट्स दैट वी वर बाइंग। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, अगर ये चलता रहता तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा। तो इस और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख लोगों के पास सोलर इंस्टॉल्ड है आउट ऑफ 38 मिलियन पीपल। तो 3 करोड़ 80 लाख में से 4.5 लाख लोगों के पास सोलर है और 3 करोड़ 76 लाख लोगों के पास नहीं है। तो 1% ऑफ द कंज्यूमर्स आर बेनिफिटिंग एंड 99% वर लूजिंग आउट। तो मेरा अपना ये ख्याल है, एंड आई विल लीव आफ्टर दिस एंड मिफ्ता यू कैन गिव योर कमेंट्स, कि आई थिंक कि दिस वाज नॉट सस्टेनेबल कि अगर हम 25 रुपए की बिजली लें उस वक्त जब दुनिया में और पाकिस्तान में 8 से 9 रुपए की बिजली हमें मिल रही है। एक ज़माने में जब सोलर 35 का या 30 का था तो 25 रुपए वॉज जस्टिफाइड, बट आज जब 8 या 9 में सोलर के नए प्लांट्स लग सकते हैं तो आई थिंक जस्टिफाइड नहीं था। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस चेंज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर द एनर्जी सेक्टर। हैविंग सेड दिस, बिकॉज एजाज ने मुझे कहा था आई विल बी द लास्ट वन टू स्पीक, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इल्यूजन वर्सेस रियलिटी बिकॉज आई थिंक दैट्स ऑलरेडी कवर्ड। आई थिंक आई विल ट्राई टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड कि री इमेजिन पाकिस्तान 2030 जो आपकी आज की थीम है। और इसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान को अगर हमें इमेजिन करना है 2030 में, तो वी नीड अ रिफॉर्म एजेंडा फॉर पाकिस्तान। और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी कि आप रिफॉर्म एजेंडा को डिज़ाइन कैसे करते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि उसको डिज़ाइन करने में जो कि इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो ये कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन करेंगे, दोज शुड बी द वंस विच हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। There's a beautiful concept created by Jim Collins in his book Good to Great. It's called flywheel effect. The message is that you come up with a set of objectives which work like a flywheel, meaning that those objectives should be such that they should automatically lead to a number of consistent actions, and each action should be a next step in the reform process. So if you have a set of objectives, and if you go ahead trying to implement those objectives should automatically force you to come up with actions which will lead to reforms, and every step will lead to cumulative and small win, and eventually you will be able to achieve a momentum which will lead to growth and prosperity. So keeping this concept in mind, I think कि पाकिस्तान को जो ज़रूरत है आने वाले वक्तों में वो कोई रिफॉर्म एजेंडा की ज़रूरत है, और की जो डिज़ाइन होगी, इफ़ आई वाज टू डिज़ाइन इट, आई थिंक आई विल आस्क माई सेल्फ 5 क्वेश्चंस कि हाउ टू अचीव दिस 5 ऑब्जेक्टिव्स, एंड आई विल जस्ट पुट इट आउट देयर। फर्स्ट, हाउ टू मोबिलाइज आवर पॉपुलेशन एंड आवर यूथ, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड, हाउ टू हैव अ जस्ट टैक्सेशन सिस्टम इन द कंट्री। थर्ड, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Fourth, how to increase exports and control inflation. And 5, how to ensure execution with accountability. I'll keep these 5 objectives in mind if I was to design Pakistan ka reform agenda. I'll quickly highlight this. I know I have 2 minutes. I'll probably take 3 or 4. The first objective, how to mobilize our population and our youth. अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 61% पॉपुलेशन है 15 to 64 years of age, दैट्स द वर्किंग एज। बट एट द सेम टाइम अगर आप और मुल्कों को देखें, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 to 64, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम हमारी $1600 के मुकाबले में $2800 है। इंडोनेशिया में 69% ऑफ द पॉपुलेशन
69% is between 15 to 64 और उनकी पर कैपिटा इनकम 5,000 है. चाइना है 70% और उनकी पर कैपिटा इनकम $12,500 है. So the point I'm trying to get across is that we have a large youth and working population, but other countries also have it. So if the objective is how to mobilize our population and youth, then we will automatically start focusing on education, on skill development, on providing this population with investment infrastructure and having good governance. Because इसके बगैर हमारी population जो है वो जो आज हमें एक तरफ लगती है कि शायद बहुत ज़्यादा है जो कि ग्रो कर रही है, but instead of thinking of it as a burden, we need to convert it into an asset. So that's one of the first things I'll do. At the same time, हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की. Yes, पाकिस्तान से बहुत लोग जा रहे हैं इसलिए कि हमारे यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और उनको सही सैलरी या वेजेस मिलेंगे तभी वो रुकेंगे. बट जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये शायद कंटिन्यू होगा. हाउ डू वी मेक द मोस्ट ऑफ इट? On one hand, we have to have a manufacturing base जिससे ये लोग एम्प्लॉय हों, लेकिन अगर ये बाहर जा रहे हैं तो उनका स्किल डेवलपमेंट लेवल अगर बढ़ेगा तो आवर रेमिटेंसेज विल ग्रो. एनुअली हमारा 8 से 10 लाख लोग बाहर जाते हैं, which means कि our remittances can grow by $3 to $4 billion a year. We'll have to go through this transition जिसमें लोग बाहर जाएंगे, remittances बढ़ेंगी, but at the same time we need to increase our manufacturing base. The second point, how to have a just taxation system. I think instead of just focusing on few sectors and trying to put taxes on them, we need to focus on documentation of the economy. And if we are able to document the economy, that's the only way we will be able to reduce the tax burden on people. At the same time, we need to increase corporatization और हमारे मुल्क में businesses की कोई registry नहीं है. हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमारा objective है a just taxation system. Third, how to increase productivity. उसके अंदर जो एक चीज़ हो रही है प्राइवेटाइजेशन, वी आर लकी कि वी हैव अ फ्यू विंस रिसेंटली, और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो, प्राइवेट सेक्टर के पास कंपनीज जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनेगी. हमें औरतों को हमारी लेबर फोर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि वेजेस कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी कम हो. फोर्थ, हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन. जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जाता है प्रोडक्शन पे. बट इफ़ वी लुक एट अदर कंट्रीज, लोगों ने अपने सप्लाई चेन, अपना कंपटीशन, एंटी कंपटीशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, पोर्ट्स एंड शिपिंग को, इन सब चीज़ों पर फोकस किया है. इफ़ वी डू दिस, only then our exports will go up and we'll be able to control inflation. And at the same time, we need to focus on few sectors for the next 5 or 10 years if we want to grow our exports. Fifth and last, I think that's the most important, how to ensure execution and accountability. I think, और ये हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी, हमारा जो यूनिट साइज है गवर्नेंस का, इट्स वेरी लार्ज, बी इट प्रोविंसेस, बी इट सिटीज. इफ यू वांट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या जो भी आप बात कर लें, अगर हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का रहेगा, आई डोंट थिंक विल बी एबल टू एग्जीक्यूट any of these steps efficiently and effectively. We need to reduce the governance unit का size, चाहे वो provinces level पे हो, चाहे city level पे हो. At the same time, till the local level, till the lowest level, we need to empower people and we need to pass on resources to them. Unless we do this, I don't think हमारा कोई भी reform agenda कामयाब होगा. Thank you, Jas. Thank you, everyone. सर, एक राइस का फार्मूला आपका प्लीज शेयर कर दीजिएगा. जस्ट एक क्विक. He's a beautiful formula how to rise Pakistan जो 2030 में. तो how do we can rise? This is the beautiful lines, please sir. जी, वो असल में एक महीने पहले वो एक टॉक में again it was a reform agenda and it just happened that when we were working on the topics, so there were like 4 points. Today I've shared 5 points. One was realizing the importance of women in the workforce. Unless we bring female in the workforce, females in the workforce, it will be very difficult for Pakistan to grow. And there is research कि कोई भी मुल्क जिसके पास natural resources अगर नहीं है, तो they have not gone above $3,000 per capita unless के women are involved in the workforce. So that was R in the rise. The second was I, which is integrate the informal economy into the system. Unless we do that, आपका taxation system ठीक नहीं हो सकता. S was to
to shift from trading and services to manufacturing. I talked about exports, so unless we shift towards manufacturing, it will be difficult to find employment for the people. And E was for enabling markets, which is again partly privatization and taking the government out of the businesses. So that was the RISE formula that we came up with. Thank you.